हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6 एडिशन का चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया या फिर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, प्रीएम्बल नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि प्रीएम्बल क्या है, सबसे स्टार्टिंग में बना हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये सिर्फ बना स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्टार्टिंग में लगा हुआ है, पर ये बना एंड में था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे स्टार्टिंग में फिर बना था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, याद है जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसको पेश किया गया था। तो मैम क्या ये प्रीएम्बल नहीं है? बेटा ये प्रीएम्बल नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने प्रीएम्बल में ऐड किए हैं, बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर प्रीएम्बल इज। प्रीएम्बल इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक। सबसे एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बना एंड प्रीएम्बल को आप क्या बोल सकते हो? प्रीएम्बल को आप बोल सकते हो समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसके जैसा वर्क करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन के समरी की तरह वर्क करेगा। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में एक चीज बताइए कि ये कब अडॉप्ट किया गया था? बेटा ये अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 पे। और इसको प्रस्तुत कब किया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत कब किया था? तो ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमको ऑब्वियस सी बात है याद रखनी चाहिए। फिर ये है हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल। बेटा वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज लर्न इट। इसको वर्ड टू वर्ड लर्न कर लो, एक एक शब्द आपको प्रीएम्बल का लर्न होना चाहिए। दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is our Preamble of India. अब इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मेजर वर्ड्स सवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या होता है सब देखते हैं। उससे पहले आप ये चीज देखिए कि ये वाला जो प्रीएम्बल है ये कौन सा प्रीएम्बल है? फिर अगर हमारा असली प्रीएम्बल वो है तो बेटा दिस इज प्रीएम्बल ऑफ आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो बेटा दो वर्ड्स मिसिंग है। जी हाँ, एक वर्ड है आपका सोशलिस्ट और दूसरा वर्ड है आपका सेक्युलर। कहाँ गया भाई? एक तो ये दो वर्ड मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एश्योरिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। अरे यहाँ तो यूनिटी ऑफ द नेशन है, बट हमारे पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि यहाँ पे तीसरी चीज और क्या मिसिंग है? दैट इज इंटीग्रिटी। तो भाई ऐसा कैसे हो गया मैम कि पुराने वाले में ये तीन वर्ड है अभी नहीं है? बेटा पुराने वाले में इन द सेंस कि ये वर्ड नहीं थे, अब जो लेटेस्ट में उसमें ऐड है। तो बेटा ये ऐड हुए थे 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था तब जो ये वाले वर्ड हैं ये ऐड किए गए थे। जी हाँ, दिस वाज एडेड ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 3 वर्ड्स है बेटा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। दीज 3 वर्ड्स वर एडेड। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट है, ये देखिए, ये कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें इंडिया प्रोक्लेम सवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बना के तैयार कर लिया था उसके बाद की डेट का है कि इंडिया ने अपने आप को सवेरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है वो घोषित कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा देखो, एक और बार प्रियम्बल, प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप ये पूरा प्रियम्बल लर्न करके जाएंगे तो 100% आपको ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अब वर्ड आता है सवेरेन। सो सवेरेन का मतलब क्या होता है? सवेरेन, व्हाट डज दैट वर्ड मीन? अब देखो, सवेरेन का मतलब होता है, रियल मीनिंग अगर हम जाएं तो नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन मी। सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी भी चीज का मेरे ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यानी कि अगर ये हूं ना मैं इंडिया, इफ आई एम दिस इंडिया, तो नो अदर कंट्री कैन इन्फ्लुएंस एनी ऑफ द थिंग्स टू मेक माई डिसीजंस। तो मेरा अपना जो फैसला होगा ना वो मेरा होगा, कोई मुझे इसमें प्रेशराइज नहीं कर सकता। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन आते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी टेंशन आती है। पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आता है हमारा, जो यूनाइटेड नेशंस से हमने अग्रीमेंट कर रखे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन ने हमसे फोर्स मंगा ली, हमने फोर्स दे दी, तो क्या ये सवेरेनिटी के खिलाफ नहीं है कि कोई और एक्सटर्नल हमसे मांग रहा है, हम उसे दे रहे हैं? तो बेटा नहीं, ये सवेरेनिटी के खिलाफ नहीं है। क्यों नहीं खिलाफ है? बिकॉज यूएन क्या करेगा, हमें बोलेगा, बट उसको मानना है या नहीं मानना है ये इंडिया के अपने ऊपर है। अगर इंडिया मना करे तो कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, तो प्रेशराइज नहीं कर सकता तो मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। सेकेंड इसमें पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम आता है हमारी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, कि अगर हम सवेरेन हैं तो हम अपने आप को कॉमनवेल्थ का पार्ट क्यों बोलते हैं? कॉमनवेल्थ कौन होता है? कॉमनवेल्थ के अंदर वो सारी कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की कॉलोनीज रही थी। सो कॉमनवेल्थ में हमारा पार्टिसिपेशन सेम वही चीज़ जो यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट में, कि इसमें हमारी मर्जी, हम रहना चाहे रह सकते हैं, नहीं रहना चाहे नहीं रह सकते। तो वो हम पे कोई एक तरीके से रूल नहीं लगा रहा है कि, या फोर्स नहीं डाल रहा है कि आपको ये करना ही करना। तो सवेरेन के अंदर मेजरली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इंडिया इज सवेरेन। सो इंडिया इज सवेरेन। इंडिया क्या है? सवेरेन है। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया इज सवेरेन, बट क्या इंडियंस हैं? डू इंडियंस आर सवेरेन? क्या आप भी किसी भी तरीके से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के अपना कोई फैसला ले सकते हो? तो बेटा दिस इज लिमिटेड। इंडियन सवेरेनिटी इज लिमिटेड। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज होते हैं और पॉलिसीज वगैरह होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमें माननी होती है। तो वी कैन नॉट से वी आर कंप्लीटली सवेरेन। हाँ, हमारा कंट्री जरूर सवेरेन है। क्लियर? सो नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो था, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, दैट वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें गांधी जी का फोटो क्यों लगा है? सो अब देखिए, जो सोशलिज्म होता है ना, वो क्या होता है, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो सोशलिज्म इज जस्ट क्लोजर टू द कम्युनलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि वो क्या बोलेंगे, जैसे लाइक मार्क्स, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे, सोशलिज्म कैसा होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स जो हैं उन सब को बराबर बराबर जो है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, या सारी चीज़ें जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट या रिसोर्सेज ऑफ स्टेट हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप अंबानी भैया के पास जाओ तो अंबानी भैया के पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए हैं। यहाँ पे आप
आप अंबानी भैया के पास चले जाओ तो अंबानी भैया के पास 2 रुपीज़ भी नहीं होंगे, या अंबानी भैया कोई भी हो सकते हैं मेरे आपके जैसे। सो अब यहाँ पे लेकिन हमने बोल दिया सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? इंडिया में जो फॉलो होगा ना वो सोशलिज्म तो फॉलो होगा, बट हमारा अपना सोशलिज्म होगा। और हमारा अपना सोशलिज्म किससे इंस्पायर्ड है? हमारा अपना सोशलिज्म इंस्पायर्ड है गांधी जी से। यानी कि इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म फॉलो होता है दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल सोशलिज्म। जो हमारे टोटल डीपीएसपी है ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी टोटल गांधीयन सोशलिज्म पे ही बने हैं। सो हमारा सोशलिज्म किस चीज पे डिपेंड करता है? गांधी जी के थॉट्स पे। अब गांधी जी के थॉट्स क्या बोलते हैं कि वी विल नॉट गिव इक्वल रिसोर्सेज टू ऑल द इंडिविजुअल, बट हम इक्वल रिसोर्सेज नहीं देंगे, बट वी विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी to get that resource, equal opportunity to get that resource. So this is what, this is Gandhian socialism कि सबको बराबर मौका जो है वो मिलेगा। अब आप पूछोगे कि इसमें तो फिर रिजर्वेशन एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को जो है एक्सेप्शन दे देते हैं या फिर रिजर्वेशन दे देते हैं। सो इज दैट नॉट अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म? क्या ये इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा? बेटा इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पे कुछ और है। इक्वल सेंस का मतलब क्या है? आप कैसे बोलोगे कि कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है? सो उस इक्वालिटी को ही बरकरार रखने के लिए रिजर्वेशन लाया गया है। इट इज़ अ मेजर कंसेप्ट, जब आएगा हम इसको कवर करेंगे। अभी हम क्या याद रख सकते हैं कि इसी इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए ही हम रिजर्वेशन जो है वो लेके आते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडियन हैज अपॉर्चुनिटी टू अर्न द रिसोर्स। तो इंडिया का अपना सोशलिज्म हो गया। अब उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टर्म जो आता है दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर वापस से हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, दैट वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब 42nd में जब ये ऐड होता है सो अब सेक्युलर वर्ड से भी दिक्कत थी, क्योंकि हमने अपने लास्ट चैप्टर में क्या देखा कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि ना स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा, यानी कि दोनों के बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता था। इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, वेरियस, ये तो बहुत कुछ लिमिटेड है, इसके अलावा हजारों धर्म है। बेटा कई ऐसी जो कम्युनिटीज हैं जिनके अपने अपने धर्म हैं, तो उनको कहाँ से आप ढूंढने को जाओगे? सो वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इंडिया में हम वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ, जैसे कि सोशलिज्म नहीं ले सकते थे, वैसे ही हम वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म भी नहीं ले सकते। तो इंडिया का अपना डेफिनेशन है किसका? सेक्युलरिज्म का। व्हाट डज दैट से? दिस सेज कि जो स्टेट है या एक पूरा कंट्री है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी कि कंट्री का पूरा अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। यू कैन फॉलो एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, या फिर यू कैन नॉट फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि अगर आप चाहो तो अगर आप किसी को भी नहीं मानना चाहते तो आप कोई भी धर्म मत मानो, उसमें भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारा क्या था कि हम स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रखेंगे और आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। प्लस अगर रिलीजन की वजह से जो मेरे कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई बात आती है देन स्टेट कैन इंटरफेयर। अगर आपके किसी रिलीजियस एक्टिविटी की वजह से मेरे सिटीजन्स को तकलीफ होगी देन स्टेट कैन इंटरफेयर। तो स्टेट ने ये सिंपल सी सीधी सी बात जो थी वो बोली अबाउट द सेक्युलरिज्म। देन कम्स डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेसी की तो अपनी डेफिनेशन है ही, बचपन से पढ़ते आए हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, यानी कि पीपल के लिए, पीपल के द्वारा, और पीपल के लिए, पीपल के द्वारा, पीपल की, ये सेंस है। अब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इंडिया में ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी है। वाई डेमोक्रेसी? क्योंकि पीपल चूज देयर लीडर्स,
पीपल चूज देयर लीडर्स, हम ही अपने लीडर्स को चुनते हैं। सो अब जो डेमोक्रेसी है, आप देखो डेमोक्रेसी के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर इज वन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में जो फॉलो होती है दैट इज इनडायरेक्ट वन, यानी कि आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनते हो। आप क्या करोगे, आप अपने अपने स्टेट्स के एमएलएस, एमपीस इन सब को चूज करोगे और फिर वो सब जाके एक अपना लीडर चुनते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कि आप डायरेक्ट ही कोई फैसला ले रहे हो या फिर एक तरीके से पूरा कंट्री मिलके कोई रूल पास करता है। यहाँ पे क्या इंडिया में पार्लियामेंट पास करेगी, वहां पे लोगों ने पास कर लिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, रेफरेंडम हो गया, प्लेबिसाइट हो गया। इंडिया के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता ये, रीजन क्या था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। सो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को हम यहाँ पे जो है वो प्लेबिसाइट रेफरेंडम नहीं करवा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है एंड विच इज फ्री, फेयर एंड टाइमली। फ्री इलेक्शंस होते हैं, किसी ने आपको ऐसे थोड़ी कहा वोट देने जा रहा है 500 रुपये निकाल, नहीं। फेयर, फेयर यानी कि किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, सबको बराबर मौका मिलता है। एंड टाइमली, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो इलेक्शंस होते हैं। और इन सब की वजह से जो हमारे देश का डेमोक्रेसी है वो क्या कर पा रहा है, वो सरवाइव कर पा रहा है। देन कम्स रिपब्लिक। अब देखो रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का अगर हम बोले तो एक सेंस है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा, दैट शुड बी इलेक्टेड, यानी कि उसको पीपल जो है वोटिंग करके या जिस भी तरीके से होगा वो इलेक्शन करके आएगा। वो डायनेस्टी पे नहीं आएगा कि अगर मेरे घर में मेरा खानदान प्रिंस खानदान है तो मैं भी क्वीन बन जाऊंगी, नहीं। ब्रिटेन वगैरह में यही होता है, ब्रिटिश में यही होता है कि डायनेस्टी बेस्ड होता है। इंडिया में इट इज इलेक्टेड। सो इंडिया में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, वो हमेशा इलेक्टेड होगा। अब इलेक्टेड होने से क्या होगा कि जो पावर ऑफ पीपल है दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, वो किसी और के हैंड्स में नहीं जाएगी। एंड आवर हेड ऑफ द स्टेट, वी विल चूज अवर हेड ऑफ द स्टेट। देन देयर कम्स द वर्ड जस्टिस। अच्छा, जस्टिस जो है वो, जस्टिस का मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय। हम पढ़ते आए हैं बचपन से, जस्टिस मीन्स क्या, न्याय मिलना। बेटा पूरा वर्ल्ड जो है ना, अगर किसी एक चीज से कनेक्टेड है वो है जस्टिस, क्योंकि समाज में सबको जस्टिस चाहिए। सो अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो हमारा सिविलाइज सोसाइटी से भरोसा उठ जाएगा। अच्छा, हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस किस चीज का जस्टिस प्रोवाइड कराता है, देखो प्रियम्बल हमारा चेक करो आप फिर से। तो जस्टिस हमें कौन कौन सा मिल रहा है, जस्टिस हमें मिलता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 टाइप का जस्टिस हमें मिल रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अच्छा, इन सब वर्ड के मतलब क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सोशल लेवल पे, सोशल में बहुत सारी चीजें होती है, कास्ट हो गया, रेस हो गया, एथनिसिटी हो गया, कलर हो गया, सेक्स हो गया, बहुत सारी चीजें जो है सोशल में आती है। तो अगर इस चीज में आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपको स्टेट न्याय दिलवाएगा। इकोनॉमिक, अगर कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज होंगे या पॉलिटिकल जो भी है, तो आपको इन तीनों तरीके से, या इन तीनों में ही सारी चीजें आ गई जो ओवरऑल होती हैं, तो सब तरीके से आपको न्याय जो है वो जरूर मिलेगा। देन देयर कम्स लिबर्टी। अब लिबर्टी हमें किस किस चीज की मिलती है, लिबर्टी ऑफ faith, belief and worship। You can say कि लिबर्टी हमें किस किस चीज की मिल रही है, लिबर्टी ऑफ, सी लुक एट द प्रियम्बल, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, थॉट एंड एक्सप्रेशन। These 5 things you are getting under the liberty: faith, belief, worship, expression
एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। सो लिबर्टी किसका मिल रहा है कि आप अपने थॉट्स जो है, आप जो अपने विचार है वो सामने रख सकते हो। फेथ बिलीफ वर्शिप का मतलब क्या है कि आप चाहे जो चीज फॉलो करना चाहो, जो भी धर्म आप मानना चाहो या ना मानना चाहो, वो आपको लिबर्टी में मिल रहा है। अच्छा, एक चीज कनेक्शन फील किया आपने, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड वर्शिप, यही तो सेक्युलरिज्म है। सो इसी सेक्युलरिज्म को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक्सप्लिसिट कर दिया था, यानी कि लिख दिया था डायरेक्ट। पहले यहाँ पे क्या था, पहले ये चीज इनडायरेक्ट थी, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये क्या हो गई, ये एक्सप्लिसिट हो गई। फिर है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? अब इक्वालिटी का मतलब होता है एक होना। इक्वालिटी मीन्स एक, यानी कि एक तरीके से आपको बराबर समझा जाएगा। अब देखो, इक्वालिटी प्रियम्बल आपको किस चीज की दे रहा है? सो इक्वालिटी वो हमें दे रहा है स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि समाज में जो हमारा स्टेटस है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। और अगर इक्वल नहीं है तो स्टेट इसके अंदर क्या करेगा, स्टेट इसके अंदर इंटरफेयर करेगा, वर्क करेगा, चाहे वो उसको रिजर्वेशन करके करना पड़े या किसी और तरीके से, कि आपका स्टेटस समाज में इक्वल होना चाहिए। एक तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो गया, एक क्या था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान अधिकार मिलेगा रिसोर्सेज बनाने के लिए। अब देखो, फिर से वही चीज आएगी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यही तो हमारी सोशलिज्म की डेफिनेशन है। तो बेटा जब 1950 में ये बना था तो ये चीज इम्प्लिसिट थी, यानी कि हम पता कर सकते थे कि हाँ जी सोशलिज्म है, लेकिन हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको एक्सप्लिसिट कर दिया, यानी कि हमने इसे डायरेक्ट कर दिया। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आपको समानता का अधिकार मिलेगा। बट यहाँ पे फिर वही सवाल आता है कि मैम रिजर्वेशन का क्या? तो बेटा फिर से वही चीज, हम रिजर्वेशन अगर देंगे तो इक्वालिटी बरकरार रखने के लिए ही देंगे। वो हम ऐसा रिजर्वेशन नहीं देंगे जो ऑलरेडी हाई क्लास है, जो ऑलरेडी रेस में बहुत आगे है। हम उन्हें देंगे जो बहुत पीछे छूट चुका है, जो समाज बहुत पीछे रह गया है, उसको आगे लाने के लिए ही हम इक्वालिटी उसको देंगे या रिजर्वेशन हम उसे देंगे। तो इक्वालिटी वर्ड हो गया। फिर होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब अगर हम लिटरल सेंस में जाएं तो फ्रेटर्निटी इज भाईचारा। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। भाई को चारा देना नहीं भाई। फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, यानी कि हम सारे इंडियंस चाहे कहीं पर भी रहें, हमारे अंदर एक ब्रदरहुड की भावना जो है वो जरूर होनी चाहिए। आइदर आई लिव इन अमेरिका, यूरोप, या मैं कहीं पर भी एक दूसरे से मिलूं, तो मेरी एक पहचान जो है वो क्या होनी चाहिए कि हम सब क्या हैं? हम सब हैं इंडियंस, एंड इंडियंस हमारा फ्रेटर्निटी का निशान बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे, तो फर्स्ट पेज पे लिखा है तो पार्ट तो होना चाहिए। बेटा मैं आपसे सवाल पूछूंगी, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1 से लेकर के 465 या आर्टिकल 1 to 365 में तो है ही नहीं, या सॉरी 395 तक में तो है ही नहीं। तो फिर प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? बेटा इस पे बड़ी दिक्कत हो गई थी। आइए हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में पहुंचते हैं। तो ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा था? यहाँ पे बना था ईस्ट पाकिस्तान और इधर बना था वेस्ट पाकिस्तान। अब जब ये सारी चीजें रही तो यहाँ पे एक एरिया वेस्ट बंगाल में बेरूबारी नाम का एरिया, बेरूबारी वेस्ट बंगाल में ये रह गया। ये जाना किस में था? पाकिस्तान में, बट हमारे पास रह गया। ये बेरूबारी रीजन है जलपाईगुड़ी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में।
अब 1952 का टाइम आता है लगभग, और जो ईस्ट पाकिस्तान होता है वो बोलता है हमें हमारा बेरूबारी वापस करो, या फिर हमें हमारा बेरूबारी दो, हमें हमारा बेरूबारी चाहिए। तो अब बहुत सारी सब डिस्कशन हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा चल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू ले ले। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि हम इस चीज को सीड अवे कर रहे हैं, या वी आर सीडिंग अवे दिस पार्ट। अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो गया कि हमने ये चीज सीड अवे कर दी। बट दिक्कत यहाँ पे क्या आई कि जो प्रेसिडेंट थे या जो भी सब लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि क्या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कोई भी पार्ट किसी को भी दे सकता है। तो आर्टिकल 3 में हम पहुंचे, जहां पे पार्लियामेंट को परमिशन है स्टेट फॉर्मेशन की। बट यहाँ पे बात हो रही थी सिर्फ फॉर्मेशन की या बाउंड्री ऑल्टर करने की स्टेट्स की, इन सब के बारे में। पर इन चीज के बारे में उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये वाला पार्ट आप किसी को दे सकते हो। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो तुम सही कह रहे हो, बट मुझे ये पावर प्रियम्बल ने दी है कि मैं अपने देश हित के लिए कोई भी फैसला जो है वो कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। तो फिर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया और सुप्रीम कोर्ट से इस चीज का इंटरप्रिटेशन पूछा, क्योंकि प्रियम्बल के या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट की इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट जवाहरलाल नेहरू जी ने तो सीड अवे कर दिया। तो अब क्या करें जी? तो इस वजह से जो हमारा 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो आता है, जिसके अंदर आप सीडिंग अवे भी कर सकते हो किसी चीजों को। तो भाई ये वाली चीज तो खत्म हो गई। यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कौन से केस में? बेरूबारी केस में। फिर आता है जी बहुत ही भयानक केस ऑफ इंडियन इतिहास 1973। ये क्या लिख दिया? 1973। अब 1973 में केस आता है हमारा केशवानंदा भारती केस। अब केशवानंदा भारती केस आता है, उसमें भी ये बात उठती है कि क्या ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ओवररूल करके कहा कि यस, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भैया तुम पहले बता देते तो हमें इतना काम तो ना करना पड़ता। बट उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जो प्रियम्बल है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और तब से यही चीज जो है वो चल रही है। केशवानंदा भारती केस में ये पूरा फैसला हो चुका है कि प्रियम्बल हमारा पार्ट जो है वो है। सो प्रियम्बल इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। So that's very normal thing. So this was all about this chapter, chapter 4 preamble. क्या क्या करना है? पूरा लर्न करना है, प्रियम्बल को बार बार रिपीट करना है। और ये वीडियो देखने के बाद अपनी बुक लक्ष्मीकांत से इस चैप्टर को 2-3 रीडिंग दे देनी है बस। इससे ऊपर कोई चीज आपसे कहीं पर भी इस चैप्टर में शायद नहीं पूछी जाएगी। शायद क्यों? क्योंकि बेटा यूपीएससी इज नॉट अ गारंटी। क्या पता वो कुछ बहुत ही ऐसा पूछ लें जो कोई भी नहीं जानता है। बट हाँ, वो अगर क्वेश्चन कोई भी नहीं जानता है ना, तो फिर वो कोई भी नहीं जानता है, फिर आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सो बेस्ट जो बुक से निकल सकता है वो सिर्फ इतना है, प्लस कुछ और चीजें एडेड ऑन है इस वीडियो के अंदर। आपको एक बार में समझना है तो आप इसे प्लीज 2 बार देखिए। एंड इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।